स्कूल की ड्रेस पहने करीब 17 साल की वह मासूम सी लड़की हल्की सी घबराहट के साथ शहर के सबसे महंगे वकील के सामने खड़ी थी। उस वकील के जिसकी एक सुनवाई पर लोग अपनी जमा पूंजी लुटा देते थे। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, कृपया मेरा केस ले लीजिए। फिर अपनी माँ की पुरानी अंगूठी मेज पर सरकाते हुए बोली, मेरे पास देने को बस यही है, इसे रख लीजिए। अर्जुन शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, इतनी छोटी सी अंगूठी, इससे क्या होने वाला है? और मेरी फीस तो 1 करोड़ है। क्या तुम इतने पैसे दे सकती हो? नंदिनी मायूस हो गई। तुम पर एक एहसान करता हूँ। मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मुझसे 1 महीने तक। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। स्कूल से छुट्टी का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा को इस बात के बारे में खबर हो जाए कि तुम स्कूल में होने की बजाय इस वक्त अर्जुन शर्मा के घर पर मौजूद हो। अर्जुन ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नजर डालते हुए नंदिनी को बोला, तो उसके चेहरे की जलती हुई जोत अचानक ही बुझ गई। अर्जुन शर्मा एक फाइल लेने की गरज से अपने कमरे में दाखिल हुआ तो नंदिनी भी उसके पीछे ही चली आई। वो अपनी अलमारी से फाइल लेकर पलटा ही था कि अपने पीछे नंदिनी को खड़ा हुआ देखा और सवालिया अंदाज में भौहें उठाईं, मगर मुंह से कुछ न बोला। जिस पर उंगलियां मरोड़ते हुए नंदिनी ने जो बात कही थी वो अर्जुन शर्मा को हैरान कर देने के लिए काफी थी। उसने फाइल को बेड की साइड टेबल पर रखा और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। एक बार फिर से कहो जो तुमने अभी अभी कहा। वो मैं बस यही कह रही थी कि मैं घर वापस जाना नहीं चाहती। मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। क्या मुझे आप अपने घर में रख सकते हैं? नंदिनी ने एक बार फिर से उंगलियां मरोड़ते हुए अर्जुन शर्मा के सामने अपनी बात को दोहराया। तुम यहाँ पर किस हैसियत से रहोगी? मेरे सामने बस इस बात की वजह जाहिर कर दो, फिर तुम यहाँ पर रह सकती हो। अर्जुन शर्मा ने दिलचस्पी से उसके चेहरे की ओर देखते हुए यह सवाल किया था। मैं आपकी बीवी हूँ और इसी हैसियत से आपके घर में रहूंगी। पापा भी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगले महीने मैं पूरे 18 की हो जाऊंगी। उसके बाद मैं बालिग हो जाऊंगी और पापा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। प्लीज मुझे यहीं पर रहने दीजिए। आपकी श्रद्धा आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके साथ मुझे बहुत अपनापन महसूस होता है। नंदिनी ने अपनी तरफ से एक मुतमईन कर देने वाला जवाब अर्जुन शर्मा को सुनाया था, मगर उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। अच्छा, ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकती हो, मगर तुम्हें श्रद्धा आंटी के साथ साथ श्रद्धा आंटी के बेटे के साथ भी रहना पड़ेगा। अर्जुन ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, जी, वो तो मुझे पता है। आप भी तो अपने घर में ही रहेंगे ना? तो मैं आपके साथ भी रहने के लिए तैयार हूँ। नंदिनी ने लापरवाही से कहा। अपनी तरफ से नंदिनी ने बड़े ही पते की बात की थी। अंदाज ऐसा था जैसे अर्जुन की अक्ल पर वह अफसोस कर रही हो, और उसका यह मासूम सा अंदाज देखकर अर्जुन शर्मा खिलखिलाकर हंस दिया था। वो शख्स जिसे मुस्कुराते हुए भी सिर्फ चंद लोगों ने देखा था, आज खिलखिलाकर हंस रहा था। बड़ी हैरत भरी बात थी। अर्जुन शर्मा की मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। नंदिनी एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और नंदिनी को दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए अपने करीब करते हुए उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। सोच लो, तुम्हें सिर्फ घर में ही नहीं, बल्कि तुम्हें एक कमरे में मेरे साथ रहना पड़ेगा। मैं दिन में काम पर जाऊंगा। तुम श्रद्धा आंटी के साथ जितना मर्जी वक्त गुजार लेना, लेकिन जब शाम को वापस आऊंगा तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। पूरी रात तुम मेरे साथ बेड पर सोओगी और पत्नी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो तो पत्नी के जो भी फर्ज हैं वह पूरे करने पड़ेंगे। जानती हो ना, पत्नी के क्या क्या फर्ज होते हैं अपने पति के प्रति। पति थका हारा जब घर वापस आता है तो पत्नी का फर्ज होता है अपने पति को खुश करें। खुश करने का मतलब समझती हो ना? बोलो, कर सकोगी अपने पति को रात में खुश? अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम मेरे घर में आराम से रह सकती हो। अर्जुन उस नाजुक सी खूबसूरत सी लड़की को सर से पांव तक देखता है। वो सिर्फ इसलिए इस घर में रहना चाहती थी क्योंकि श्रद्धा आंटी से उसका लगाव बहुत गहरा हो चुका था। लेकिन उसके वहमो गुमान में भी यह बात नहीं थी कि श्रद्धा आंटी के साथ साथ उसे हट्टे कट्टे अर्जुन शर्मा के साथ भी रहना पड़ेगा। उसे भी झेलना पड़ेगा, जो कि रिश्ते में उसका पति था। और यह रिश्ता भी ऐसे हालातों में जुड़ा था कि नंदिनी इस रिश्ते के लिए अभी तक स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। अर्जुन की बात सुनकर नंदिनी की सिटी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने जल्दी से पीछे होते हुए अर्जुन का हाथ अपने चेहरे से हटाया और कहने लगी, अच्छा चलो, मुझे स्कूल के बाहर छोड़ दें। देर हो रही है। अगर लेट हो गई तो पापा को पता चल जाएगा। वो बुरी तरह से घबराई हुई सी लग रही थी, और उसे यूं बौखलाते देखकर अर्जुन शर्मा का उसे वापस भेजने का मकसद पूरा हो चुका था। उसके लबों पर एक हल्की हल्की सी मुस्कान आई थी और वह नंदिनी से दूर हट गया था। वो नहीं चाहता था कि नंदिनी उसकी नज़रों के सामने ज्यादा देर तक रहे,
एक जायज रिश्ता था उसका नंदिनी के साथ, और वह इस रिश्ते की नाजुकता को समझता था। भले नंदिनी नहीं समझती थी, अगर जज्बात में भरकर उसके हाथों कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो वह जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाता। और नंदिनी की कमसिन जवानी ऐसी थी कि वह खुद को संभालने में परेशान हो जाता था। उसके जज्बात बेकाबू होकर शोर मचाने लगते थे, और इसीलिए वह चाहता था कि नंदिनी अपने घर वापस चली जाए। मगर अब अर्जुन शर्मा का दिल और ही दिशा में धड़कने लगा था। अब उसका दिल कर रहा था कि वाकई में नंदिनी अब इसी घर में रह जाए और वह उसकी बाहों में सोए। वो उसे अपने पूरे और वो अपने पूरे दिन की थकान उसे अपने सीने में समेटकर उसकी खुशबुओं को अपने अंदर उतारते हुए दूर कर दे। उसका मासूम सा चेहरा उसे अपनी तरफ बुरी तरह अट्रैक्ट कर रहा था। दिल पर कड़े पहरे बिठाते हुए वह पलटा और फिर कमरे का दरवाजा पार कर गया। अगर वह यहाँ पर कुछ देर और रहा तो नंदिनी के मासूम से चेहरे में खोते हुए कोई ऐसी हरकत कर बैठता कि नंदिनी बुरी तरह डर जाती, और वो उसे खौफजदा करना नहीं चाहता था। अर्जुन शर्मा कमरे से बाहर निकल गया तो नंदिनी ने अपने तेज तेज धड़कते हुए दिल पर हाथ रखा था। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लगता था जैसे अभी अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। चेहरा अलग गर्म हो रहा था। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा थपथपाया और जल्दी से अर्जुन के पीछे भाग गई। हर तरफ अजीब सी गहमागहमी थी। लोगों का रश लगा हुआ था। भीड़ इतनी थी कि वह मुश्किल से चंद कदम ही चल पाती थी कि उसका सांस फूल जाता था। गर्मी और पसीने से उसका वजूद सराबोर हो रहा था। सर पर बंधी हुई पोनी डीली हो गई थी और उसमें से बहुत सारे बाल निकलकर उसके चेहरे और गर्दन पर चिपक गए थे। वो पहली बार इस तरह किसी अनजान जगह पर अकेली आई थी और अब बहुत ज्यादा घबरा रही थी। खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। खूबसूरत चेहरे के नक्शों में डर की वजह से जर्दी सी घुल रही थी। उसका रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। अगर किसी ने मुझे यहाँ पर देख लिया और पापा को बता दिया तो पापा तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। मुझे किसी की नज़र में आए बिना जल्दी जल्दी यह काम करके वापस स्कूल पहुंचना होगा। नंदिनी बड़बड़ाने के अंदाज में लोगों की भीड़ में धक्के खाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी, और आखिर वह अदालत के एक तरफ बने हुए एक कमरे के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। वो चाहती थी कि अपना केस लड़ने के लिए किसी बेहतरीन वकील को हायर करें जो हर सूरत में उसका केस जीत सके। इस लॉ फर्म के वकीलों का एक रिकॉर्ड रहा था जो आज तक कोई भी केस नहीं हारे थे। वह चाहती थी यहाँ से भी उसे सबसे बेहतरीन वकील मिल जाए। भगवान का नाम लेते हुए वह लॉ फर्म के अंदर दाखिल हो गई थी। चौकीदार ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। वो उंगलियां चटकाते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी और फिर रिसेप्शन पर मौजूद लड़की से पूछा कि इस लॉ फर्म का जो बेस्ट वकील है, मुझे उससे मिलना है। लड़की ने सर से पांव तक उसका गौर से जायजा लिया और फिर एक वकील का कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। सुनहरी और काले रंग के कार्ड को मुट्ठी में दबाए वह धीरे से आगे बढ़ गई। उसने वकीलों के केबिन के बाहर खड़े होकर लॉ फर्म के उस कार्ड पर लिखा हुआ नाम पढ़ा था, एडवोकेट अर्जुन शर्मा। धीरे से पढ़ते हुए वह केबिन्स के बाहर लगी हुई छोटी छोटी उन नामों की प्लेट्स को देखती जा रही थी, और फिर एक केबिन के सामने उसके कदम थम गए। सामने ही सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ था, एडवोकेट अर्जुन शर्मा। नजर आ रहा था साफ साफ। वह शीशे के दरवाजे पर दस्तक देती हुई केबिन के अंदर दाखिल हो जाती है। अर्जुन शर्मा, जो फाइलों में बुरी तरह उलझा हुआ था, उसने चौंक कर सर उठाया और अपने सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखा जो मुश्किल से 17 या 18 साल की थी। स्कूल यूनिफॉर्म में थी। चेहरे पर पसीने के मारे बाल चिपके हुए थे जिन्हें बार बार वो रुमाल से साफ कर रही थी। धूप में चलकर आने की वजह से उसका चेहरा लाल हो रहा था। आंखें भी हल्की गुलाबी हो रही थीं। नाजुक सा वजूद हल्के हल्के कांप रहा था। स्कूल बैग को अपने सीने में ऐसे दबोचा था जैसे किसी सहारे को ढूंढ रही हो। अर्जुन शर्मा को अपने केबिन में इस छोटी सी लड़की को देखकर बेहद गुस्सा आया था। क्या वो ऐसे कामों के लिए फ्री था कि छोटे छोटे बच्चों को डील करता? वो गुस्से में अभी उसे अपने केबिन से बाहर निकालने ही वाला था कि कुछ सोचते हुए वह रुक गया था। लड़की के चेहरे पर बहुत ज्यादा उलझन और डर के भाव थे। पता नहीं क्यों उसे उस लड़की की हालत पर तरस आ गया और खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अर्जुन शर्मा ने बहुत ठहरे हुए लहजे में कहा था। उसका शुरू से यही उसूल रहा था कि वह अपने किसी भी क्लाइंट से सख्ती से बात नहीं करता था, भले वह क्लाइंट झूठा हो या सच्चा, अमीर हो या गरीब। वो बहुत नरमी और ठहरे हुए लहजे में अपने क्लाइंट से बात करता था, और अगर उसे सही लगता तो उसका केस हैंडल कर लेता, वरना नरमी से माफी मांग लेता। लोग उसे मुंह मांगी कीमत देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे,
क्योंकि सब लोग यह बात अच्छी तरह जानते थे कि यह केस अर्जुन शर्मा के हाथों में चला गया है, तो इस केस के 100% जीतने के चांस हैं। हालांकि अर्जुन शर्मा अपने जानने वालों में बहुत ज्यादा अखड़ मिजाज और मगरूर मशहूर था। वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता था। वह देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक था, जिसकी फीस करोड़ों में थी। सामने खड़ी छोटी सी लड़की किसी भी बात से परिचित नहीं थी। वो तो बस इस शहर के बेस्ट वकील से अपना केस लड़वाना चाहती थी, ताकि जीत हर सूरत में उसका मुकद्दर बने। वो मैं एक केस के सिलसिले में आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरा केस लड़ेंगे? नंदिनी ने उंगलियां मरोड़ते हुए धीरे से कहा था, जिस पर अर्जुन शर्मा ने एक भ्रिकुटी तान कर उसकी ओर सवालिया अंदाज में देखा था। ये छोटी सी लड़की किस पर केस करना चाहती थी? क्या तुम जानती हो कि मेरा शुमार मुल्क के नामी वकीलों में होता है और मेरी फीस कितनी है? अर्जुन शर्मा के सवाल पर नंदिनी ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानती आपकी फीस कितनी है, मगर आप चिंता ना करें, मैं आपकी सारी फीस दे दूंगी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें एकदम ही खुशी के एहसास से चमकने लगी थीं। जैसे सामने बैठे आदमी ने उससे केस के बारे में बात कर ली, तो उसे लगा कि वकील करना कितना आसान काम है। केस हाथ में लेने से पहले मैं कुछ एडवांस भी लेता हूँ, तो क्या तुम मुझे एडवांस दे सकोगी? न जाने क्यों अर्जुन को उस छोटी सी लड़की में अचानक दिलचस्पी सी महसूस होने लगी थी। कुर्सी की बैक से टेक लगाते हुए वो बड़ी ही गहरी नजरों से उस लड़की को सर से पांव तक गौर से देखने लगा, जबकि नंदिनी उसकी नजरों से बेखबर अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। अपना बैग साइड में रखते हुए उसने अपनी उंगली में पड़ी हुई एक सोने की अंगूठी निकाली थी। अंगूठी काफी पुरानी डिजाइन की थी, लेकिन कम से कम 1 तोले की जरूर थी। उसने वह अंगूठी सामने टेबल पर अर्जुन शर्मा के सामने रख दी। आप ये अंगूठी रख लें और मेरा केस लड़िए, बाकी पेमेंट भी मैं आपको कर दूंगी। अंगूठी उतार कर देते हुए नंदिनी का दिल टुकड़ों में बट गया था। उसके चेहरे पर तकलीफ के भाव उभरने लगे थे। यह अंगूठी उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। इस अंगूठी के अलावा उसके पास अपनी माँ की तस्वीर भी नहीं थी। जब भी मन उदास होता, अकेलेपन का एहसास होता, उसे अपनी माँ की याद आती, तो वह इस अंगूठी से बातें कर लिया करती थी और उसे ऐसा लगता कि उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। लेकिन आज अंगूठी भी उससे दूर जा रही थी। मेरी एडवांस फीस कम से कम 50 लाख से शुरू होती है, और ये मामूली सी अंगूठी तो 50,000 की भी नहीं है। कहते हुए वकील अर्जुन शर्मा ने अंगूठी की तरफ देखा, तो उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए थे। वो जो इनकार करके उस लड़की को अपने केबिन से जाने का कहने वाला था, एकदम से चौंक उठा था। कांपती उंगलियों से उसने वह अंगूठी धीरे से उठाई थी और जैसे कुछ याद करने लगा। अंगूठी को मुट्ठी में दबाते हुए उसने अपने दिल की धड़कनों को संभाला था और धीरे से बोला, मुझे बताओ, तुम्हें किस पर केस करना है और कौन सी परेशानी तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है? यह अंगूठी जो तुम मुझे फीस के बदले देना चाहती हो, ये किसकी है? तुम्हें कहाँ से मिली? अर्जुन शर्मा के सवाल पर नंदिनी उसे विस्तार से सारी बात बताने लगी। जैसे जैसे नंदिनी अपने केस के बारे में अर्जुन शर्मा को बताती जा रही थी, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ही बदलता जा रहा था। वह बिल्कुल ही शौक के आलम में था। अपनी पूरी जिंदगी जिसे तलाशते हुए उसने गुजार दी थी, वो एक दिन इस तरह से पूरी हो जाएगी, उसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। उसने नंदिनी का केस लड़ने के लिए हामी भर ली और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ लूंगा, लेकिन मुझे यह अंगूठी नहीं चाहिए। अपना केस मुझसे लड़वाने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और उसे जीतूंगा भी। अर्जुन शर्मा की बात पर नंदिनी दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और कहने लगी, जी मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। माँ की अंगूठी भी बच जाती और वो केस भी लड़ लेती। इससे बड़ी बात नंदिनी के लिए और क्या हो सकती थी कि एक ऐसा वकील जो करोड़ों में फीस लेता था, वो उसका केस सिर्फ एक काम करवाने के बदले लड़ने पर तैयार हो गया था। नंदिनी ने जल्दी से इकरार में सर हिलाया था, जिस पर अर्जुन शर्मा गहरा सा मुस्कुरा दिया। मैं जो काम तुमसे कहने जा रहा हूँ, ये काम आसान हरगिज भी नहीं है। जो शर्त मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, सोच समझकर मुझे इस बात का जवाब देना। इस बारे में एक बार फिर से सोच लो। ये बात सोचकर अर्जुन शर्मा धीरे से मुस्कुरा दिया था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेचैनी आज दूर होने वाली थी। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने के लिए तैयार हूं सर। बस आप मेरा केस लड़ लें और इसे जीत कर दिखाएं। नाजुक और मासूम सी नंदिनी में ना जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि उसने इतनी बड़ी बात कर डाली। और फिर अर्जुन शर्मा ने जो काम उसे बताया, उसकी जान निकालने के लिए काफी था। वो हैरत से मुंह खोले बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर एक तक अर्जुन शर्मा की ओर देखे जा रही थी, जो बेहद हैंडसम था, मगर उम्र में
उससे कम 11 से 12 साल बड़ा होगा। उसे यूं खामोश देखकर अर्जुन के होठों से एक पल के लिए मुस्कान गायब हुई थी। तो बोलो, तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। ये शादी सिर्फ नाम के लिए होगी, हमारे बीच पति पत्नी वाली कोई भी बात नहीं होगी। और नंदिनी हैरत से मुंह खोले अर्जुन को सुन रही थी और फिर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। सौदा बुरा नहीं था। ये कौन सा मुझे सारी जिंदगी के लिए ये काम करना था? सिर्फ 1 महीने की ही तो बात है। मुझे इस काम के लिए हामी भर लेनी चाहिए। दिल ने जज्बातीपन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए फौरन हामी भरी थी, मगर दिमाग ने इस बात को करने के लिए इनकार कर दिया और नंदिनी को यहाँ से खिसकने के लिए कहा था। मगर नंदिनी को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपना केस दिखाई दे रहा था, जो उसे हर हाल में जीतना था। उसके यहाँ कहने पर अर्जुन की मुस्कान गहरी हुई थी। दिल में एक सुकून सा उतर गया था। नंदिनी ने बिना कुछ कहे जल्दी से मेज पर पड़ी हुई अंगूठी उठाई और अर्जुन के केबिन से बाहर निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी ऐसी सूरत हाल से उसका सामना हुआ था। इससे पहले तो वह घर के करीबी पार्क तक में अकेली नहीं गई थी। आज ही वह पहली बार जिंदगी में बाहर आई थी और आज ही उसे यह जालिम दुनिया ने अपना नया रूप दिखा दिया था। वो बहुत मुश्किल से स्कूल के गेट तक पहुंची थी। स्कूल की छुट्टी का वक्त हो चुका था और ड्राइवर उसे लेने के लिए बाहर मौजूद था। वो बिना कोई दूसरा शब्द कहे फौरन जाकर गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मगर नंदिनी का दिल यह सोच सोच कर ही पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था कि अगर पापा को पता चल गया कि वह स्कूल से कहीं और गई थी तो उसका क्या हश्र करेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गई थी, मैं टाइम से वापस आ गई हूँ, और ड्राइवर अंकल को भी कुछ पता नहीं चला। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दे रही थी। नंदिनी के जाने के बाद अर्जुन धीरे से मुस्कुराया था। तमाम काम छोड़कर उसने कुर्सी की पीठ से टेक लगाई और आंखें मूंद लीं। घनी मूंछों तले मौजूद लबों पर अभी भी मुस्कान बिखरी हुई थी। आज सुबह ही वो भगवान के चरणों में जैसे क्रोधों से भरकर उसने अपनी सारी प्रार्थनाएं रख दी थीं, और आज ही उसकी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार भी हो गई थीं। भले नंदिनी यहाँ से भाग गई थी, मगर वह जानता था कि वह जल्दी ही दोबारा उसके पास वापस आएगी। वो इस कदर डरी हुई थी, उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वह पहली बार घर से बाहर निकली है और उस तक पहुंची है। पहली बार उसने अपना मसला किसी से बयान किया है। अब उसके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी और खुद वापस लौट कर आएगी। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और घर की तरफ रवाना हो गया। अब उसे कोई और काम करने का मन नहीं हो रहा था। फिर घर के लोगों को अभी तो यह बात बतानी थी कि अब उसकी तलाश का अंत होने वाला है। उसने अब से 12 साल पहले जिस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई थी, उसके पूरा होने का अब वक्त आ चुका था। उसकी बरसों की मेहनत अपना रंग दिखाने वाली थी। अर्जुन जब घर पहुंचा तो घर का माहौल कुछ हटकर था। उसने परेशानी से सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया और फौरन श्रद्धा बुआ के कमरे में पहुंचा, जहां पर सभी लोग परेशानी से अपना सिर थाम कर बैठे हुए थे, जबकि बुआ निढाल से सामने बिस्तर पर पड़ी हुई थीं। अर्जुन जल्दी से बिस्तर की ओर बढ़ा था और श्रद्धा बुआ के दोनों हाथ थाम लिए। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? श्रद्धा जी का चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था। उन्होंने धीरे से हाँ में सर हिला दिया, मगर उनकी हालत देखकर ही अर्जुन समझ गया था कि आज फिर से तारीख ने खुद को दोहराया है। श्रद्धा बुआ की आंख का एक आंसू भी अर्जुन के दिल पर गिरता था, जिन्होंने उसे ममता का सुकून दिया था। उनकी गोद में ही खेल कूद कर वह बड़ा हुआ था। कभी अपने किसी सगे रिश्ते को उसने महसूस ही नहीं किया था। लेकिन श्रद्धा बुआ उसके लिए कुछ भी नहीं थी। सगे खून का रिश्ता नहीं था उनसे, लेकिन फिर भी ममता की छांव से श्रद्धा बुआ से ही मिली थी। शायद अर्जुन के माता पिता ने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे कर्म किए थे कि जिसका सिला उन्हें इस तरह मिला कि उनका अर्जुन अनाथ होने के बावजूद भी अनाथ नहीं रहा था। उसे बहुत अच्छी फैमिली का प्यार और सपोर्ट मिला था, जिसके बलबूते पर ही वह आज शहर का जाना माना वकील था। और वह अपने चाहनों वालों की आंखों में आंसू और उन्हें तकलीफ में कैसे देख सकता था। श्रद्धा बुआ का दुख उसे अपना दुख महसूस होता था। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि श्रद्धा बुआ की हर तकलीफ को दूर कर देगा। उसने श्रद्धा जी के पास बैठकर उनके माथे पर अपने लब रखे और कहने लगा, बुआ जी, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपकी हर तकलीफ खत्म कर दूंगा। तो अपने अर्जुन पर भरोसा रखें, बस उसे थोड़ा सा टाइम दें। लेकिन प्लीज खुद को इस तरह से मत थकाएं और तकलीफ मत दिया करें। हम सब भी आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं और आपको तकलीफ में देखकर हम सब तकलीफ महसूस करते हैं। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं रहा? क्या आपको लगता है कि मेरा वादा बस पुराना हो गया है तो मैं इस बारे में भूल गया हूँ? बुआ की आंखों से आंसू बहने लगे तो उनके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी।
अर्जुन ने दादाजी की ओर देखा तो उन्होंने भी दुख भरी नजरों से सिर को झुका लिया था और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगे। अपने प्यारों को इस तरह तकलीफ में देखकर अर्जुन के जबड़े भी गए थे और उसे महसूस हो रहा था, मगर वह जानता था कि अब तकलीफ का वक्त बहुत कम रह गया है। वो जल्दी ही इन सब की तकलीफों को दूर कर देगा। मगर फिलहाल के लिए उनकी किस्मत में इंतजार लिख गया था, जो उन्हें सब्र और शुक्र के साथ करना था। क्या आपने कुछ खाया भी है या नहीं अभी तक? मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं आऊं और आपको कुछ खिलाऊं। अर्जुन ने बात का रुख बदल दिया था। दादाजी ने ना में सिर हिलाते हुए अर्जुन को बताया कि श्रद्धा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। दादाजी की बात सुनकर अर्जुन बुआ से नाराज होने लगा और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। आप भी क्या याद रखेंगी कि एक बेहद स्मार्ट और हैंडसम लड़के ने आपको अपने हाथों से खाना खिलाया था। अर्जुन की बात सुनकर श्रद्धा जी धीरे से मुस्कुरा दी थीं। वो था ही ऐसा। श्रद्धा जितना भी उदास होती या डिप्रेशन का शिकार होती, वह अपनी बातों से उनकी तबीयत को हल्का कर दिया करता था। एक अर्जुन ही था जिसकी वजह से श्रद्धा जी अब तक जिंदा थीं। कुछ ही देर बाद खाना आया तो अर्जुन श्रद्धा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। श्रद्धा भी अपने हाथों से निवाले बनाकर अर्जुन के मुंह में डाल रही थीं। दादाजी ने यह दृश्य देखा तो आंखें नम हो गईं और धीरे से मुस्कुरा दिए। अगर अर्जुन उनकी जिंदगी में न आया होता तो शायद वह अपनी बेटी से कब के हाथ धो बैठे। अर्जुन श्रद्धा के जीने की वजह बना था। दोनों का यूं प्यार देखा और मन ही मन अपनी बेटी की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आने की दुआ करने लगे। श्रद्धा दिल की मरीज थीं। अगर जरा सा भी तनाव लेती तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और फिर उन्हें संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। आज उनके बरसों पहले खोई हुई बेटी का जन्मदिन था। हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन पर श्रद्धा जी की तबीयत बिगड़ जाती थी। वह हर वक्त अपनी बेटी को याद करती, मगर किसी तरह दिल को संभाले रहती थीं। लेकिन जब भी कोई खुशी का त्योहार आता तो वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और डिप्रेशन में घिर जाती थीं। उधर नंदिनी घर पहुंच चुकी थी, मगर उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आज पहली बार वह किसी अनजान जगह पर गई थी। हालांकि वह समय पर स्कूल के सामने पहुंच गई थी और घर भी वापस आ चुकी थी। किसी ने उसे नहीं देखा था, मगर फिर भी उसके दिल में एक चोर था और इसीलिए वह डर रही थी। हवेली का दरवाजा पार करते हुए नंदिनी की टांगें बकायदा कांप रही थीं। आज उसने बहुत बड़ी हिम्मत की थी, मगर जिस चीज से सारी जिंदगी नंदिनी दूर रही थी, उसे पाने की लगन इतनी ज्यादा थी कि उसे हर खतरे को उठाना मंजूर हो गया था। अभी कुछ दिन पहले ही उसे अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच पता चल गया था और अब उसे उस सच की हर हाल में तह तक जाना था। जो नंदिनी जो डर कर और मन में यह ठान कर लौटी थी कि दोबारा कभी भी घर से बाहर नहीं जाएगी, वही नंदिनी अगले ही दिन फिर से जाने का मन बना चुकी थी और अगले ही दिन वो एक बार फिर से अर्जुन शर्मा के सामने खड़ी थी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है सर, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप इस केस को लड़कर जीत कर दिखाएंगे और इसके साथ ही मेरा जो काम है उसे पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। मैं अपनी जिंदगी को सिर्फ इस केस की वजह से दांव पर लगा रही हूँ। अर्जुन ने सराहती निगाहों से नंदिनी की ओर देखा था। अभी कल ही वह एक डरी सहमी और मासूम सी लड़की लग रही थी, मगर आज वह जिस हिम्मत से उसके सामने खड़ी हुई थी और बहादुरी से बात कह रही थी, अर्जुन को उस पर गर्व हुआ था। लेकिन अगले ही पल नंदिनी ने जो बात कही थी, अर्जुन का मन हुआ अपना सर पीट ले। वो जितना अभी समझदारी से बातें कर रही थी, उतना ही अब उसके अंदाज में एक बचपना उतर आया था और अर्जुन को गहराई से एहसास हो चुका था कि अभी तक उसके अंदर बचपना कूट कूट कर भरा हुआ था। जब नंदिनी ने कहा था, देखिए, 1 महीने के लिए आप मुझसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी मत छूना। मैंने सुना है जब पति अपनी पत्नी को छूता है तो बच्चा हो जाता है, और अगर बच्चा हो गया तो सबको पता चल जाएगा। यानी उसकी नज़र में बच्चा होना इतनी आसान बात थी। अर्जुन को हंसी आई थी। अर्जुन ने नंदिनी के सामने यही शर्त रखी थी कि अगर वह उससे 1 महीने के लिए विवाह करने को तैयार हो जाए तो वह उसका केस बिना किसी फीस के लड़ेगा और जीत कर भी दिखाएगा। कल तो नंदिनी यह शर्त सुनते ही वहां से भाग गई थी, मगर आज वो उसके सामने मौजूद थी और उसकी शर्त को मानने का फैसला भी कर चुकी थी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन जब एक कमरे में अकेले रहेंगे तो थोड़े बहुत जज्बात तो परेशान करेंगे ना। और फिर जज्बातों के हाथों मजबूर होकर मैं बस थोड़ा सा तुम्हें करीब करके इस दिल को सुकून दे दूं तो ये कोई बुरी बात तो नहीं होगी ना। वो आंखों में ढेर सारी शरारत लिए उसे तंग करते हुए बोला था और नंदिनी का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। दिल जोरों से धड़क उठा था। डर और घबराहट के मारे
हाथों की हथेलियों में नमी उतर आई थी। सामने बैठा वह भरपूर पर्सनैलिटी का मर्द उसे एक पल में ही डरा चुका था। उसका जी चाहा इनकार कर दे, क्योंकि उसकी आंखों में अब भी से जज्बात के रंग चमकने लगे थे। शादी के बाद वह उसे कैसे संभालेगी? उसकी क्लास फेलो टीना ने उसे यही तो बताया था कि जब शादी होती है तो पति पत्नी एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं, इतना करीब कि हवा भी दोनों के बीच से पास नहीं होती, और तब बच्चा पैदा होता है। और यह सोचते ही मासूम सी नंदिनी का दिल सीने के अंदर फड़फड़ाने लगा था, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, लेकिन उसके बाद बच्चा हो गया तो? वो धड़कते दिल के साथ बोलती जा रही थी, उस हद तक नहीं जाऊंगा कि बच्चा हो जाए। बच्चे की प्रोसेस के लिए तो बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। बस मैं तुम्हारे साथ पहला स्टेप ही फॉलो करूंगा, उसके बाद तुमसे दूर हट जाऊंगा। वो आंखों में चाह समेटकर उस नाजुक सी लड़की को देख रहा था। उसका दिल बिना सोचे समझे उसकी ओर खींचने लगा था। हालांकि दिमाग ने समझाया, अपने कदम रोक लो, वह तुमसे बहुत छोटी है। लेकिन दिल जिद्दी था, नहीं माना। जब किसी से इश्क होता है तो वह ना उम्र का लिहाज करता है और ना जात पात का। अर्जुन के साथ भी यही हुआ था। उसे उससे पहली ही नजर की मोहब्बत हुई थी, वह भी अपने से 12 साल छोटी लड़की से। चलो ठीक है, फिर अभी अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और मैं तुम्हारे केस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने हामी में सिर हिलाया था। उसे उम्मीद नहीं थी अर्जुन इतनी जल्दी विवाह की बात कर देगा, मगर कल या परसों उसे विवाह तो करना ही था, तो फिर आज ही क्यों नहीं? नंदिनी ने हामी में सर हिलाते हुए अपने चेहरे को दुपट्टे से ढांप लिया और अर्जुन के साथ चल दी। कोर्ट थोड़ी ही दूर पर था। वहां जाकर नंदिनी और अर्जुन ने विवाह कर लिया। नंदिनी के पूरे 18 होने में 2 महीने बाकी थे। कोर्ट मैरिज करने में कुछ दिक्कतें आई थीं, लेकिन अर्जुन ने सब कुछ हैंडल कर लिया था। विवाह के बाद अर्जुन ने सवालिया निगाहों से नंदिनी की ओर देखा था, जबकि वह भी आंखों में सवाल लिए उसकी ओर देख रही थी। दोनों का एक ही सवाल था, अब आगे क्या करना है? स्कूल की छुट्टी होने में अभी काफी वक्त था, इसीलिए वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने नंदिनी को अपनी कार में बैठने का इशारा किया और नंदिनी चुपचाप उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मगर उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। न जाने यह उसे कहाँ लेकर जा रहा था, मगर नंदिनी का दिल कहता था कि इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है। नंदिनी ने कोई और सवाल नहीं किया। गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अर्जुन का दिल अब अलग अंदाज में धड़कने लगा था। गाड़ी चलाते हुए उसने एक हाथ से नंदिनी की गोद में रखा हुआ उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया था, और नंदिनी एकदम से कांप उठी थी। उसे यूं डरता देखकर अर्जुन जोर से हंस दिया था। इतना क्यों डरी हो? सिर्फ हाथ छूने से बच्चा नहीं हो जाएगा। उसकी शरारत को समझते हुए नंदिनी भी फिसियानी सी हंसी हंस पड़ी थी। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं, मुझे भी पता है सिर्फ हाथ पकड़ने से बच्चा नहीं होता। अपना हाथ छुड़ाकर वह जल्दी से खिड़की से बाहर देखने लगी थी। उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। हालांकि उसे पता था यह रिश्ता सिर्फ 1 महीने के लिए है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे रिश्ते की गहराई में ना चाहते हुए भी उतरने लगी थी। अच्छा, हाथ पकड़ने से बच्चा नहीं होता तो फिर क्या करने से होता है? अर्जुन की बात पर नंदिनी का चेहरा शर्म से लाल हुआ था। बताया तो था आपको, जब शादी के बाद पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर उसके बाद। अर्जुन ने उसे आगे बोलने के लिए उकसाया। उसके बाद? उसके बाद बच्चा? जी नहीं, सिर्फ करीब आने से बच्चा नहीं होता। जब बेहद करीब आते हैं उसके बाद भी कुछ और करना पड़ता है। बच्चा इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। बच्चे के लिए और भी बहुत कुछ करना होता है। वो उसे तंग करने के मूड में था। अब तुमने शर्त ही ऐसी रख दी है, वरना आज की रात ही मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करके बताता कि बच्चे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वो उसे शरारती नजरों से देखते हुए बोला था। खबरदार जो आपने अपना वादा तोड़ने की कोशिश की। पता नहीं क्यों नंदिनी को उसके इरादे खतरनाक लगे थे। अर्जुन कभी अपने वादों से पीछे नहीं हटा है, डोंट वरी। उसने अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर लगाया था, और नंदिनी ने एक सुकून का सांस लिया था। जब गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने रुकी तो नंदिनी ने चौंक कर सिर उठाकर अर्जुन की ओर देखा था। वो आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली देता हुआ गाड़ी से बाहर निकला और उसकी तरफ का दरवाजा खोलकर उसे भी बाहर आने को कहा, और उसे लेकर बंगले के अंदर दाखिल हो गया। नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। शायद अब शादी के बाद की रस्म, यानी वह सुहागरात भी करने वाला था, और नंदिनी इसके लिए मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मगर अब वो खुद को जाल में फंसा चुकी थी। इन्हीं ख्यालों में नंदिनी का दिल बैठा जा रहा था। नंदिनी घर के अंदर दाखिल हुई तो नौकरों ने गर्दनें घुमा घुमा कर उसकी ओर देखा था। घर में नौकरों की मौजूदगी को महसूस करके
नंदिनी को कुछ राहत मिली। कम से कम वह इतने बड़े घर में अर्जुन के साथ अकेली नहीं थी। यही एहसास उसे थोड़ा मजबूत करने के लिए काफी था। अर्जुन ने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे भी अपने पीछे आने का इशारा किया था। वो धीमे कदमों से उसके पीछे चलने लगी। वो उसे लेकर एक बड़े से कमरे में दाखिल हुआ था। नंदिनी एक बार फिर से घबरा गई थी, क्योंकि जितने भी नौकर थे वो तो सब नीचे थे। ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली था। यहाँ कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। नंदिनी कमरे में दाखिल हुई तो बुरी तरह से चौंकी। एक औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि एक बूढ़ा इंसान उसके सामने बैठा हुआ था। बुआ जी, ये देखिए, मैं किसे अपने साथ लाया हूँ। अर्जुन की आवाज पर बिस्तर पर लेटी औरत ने आंखें खोली थीं और उठकर बैठ गईं। क्या यह सिया है? अर्जुन, तुम सिया को ढूंढ लाए हो? उस औरत ने आंखों में आंसू भरते हुए अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, जिस पर अर्जुन ने धीरे से सरनामे हिला दिया। नहीं, मैं आपकी सिया को तो नहीं ढूंढ सका, मगर यह लड़की आपकी होने वाली बहू है। मैं इससे शादी करने वाला हूँ। आप इसे मिल लीजिए। फिलहाल उसने कोर्ट मैरिज वाली बात छुपा ली थी। अर्जुन की बात सुनकर बुआ धीमे से मुस्कुरा दी और उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। जबकि नंदिनी तो कभी अर्जुन को और कभी उसकी बुआ को टकटकी लगाकर देख रही थी। यह इंसान कितनी आसानी से कह रहा था कि वह उससे शादी करने वाला है। किसी बाहर की लड़की को उठाकर उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया, और जवाब में उसके घर वालों ने उसे डांटने या कुछ कहने के बजाय मुस्कुराकर देखा था, और साथ ही नंदिनी को भी अपने पास आने का इशारा किया। अजीब बात है। और अगर मैंने कभी अपने पापा को यह बात बता दी होती कि मैंने बाहर शादी करनी है या मैंने बाहर शादी कर ली है, तो वो मुझे जान से मार देने में देर नहीं लगाएंगे। भले ही वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर मेरी ऐसी बात सुनकर तो वह मेरी जान ले लेंगे। नंदिनी ने सोचते हुए सिहरन महसूस की, जबकि बुआ कब से इंतजार भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थीं कि वह उनके पास आए। अर्जुन ने उसका कंधा हिलाते हुए उसे बुआ की तरफ ध्यान दिलाया, तो सोचों को झटकते हुए वह धीरे से बुआ के पास जाकर बैठ गई और उन्हें धीरे से नमस्ते किया। फिर आगे बढ़कर उनके गले लग गई। एक सुकून सा था जो इन दोनों के वजूद में उतर गया था। नंदिनी कितनी ही देर तक उन्हें गले लगाकर आंखें मूंदे खड़ी रही। अर्जुन ने ही खांस कर दोनों को उनकी पोजीशन का एहसास दिलाया, तो श्रद्धा बुआ जल्दी से पीछे हटीं। असल में बुआ जी की अपनी बेटी से बहुत दूर है, इसीलिए बुआ किसी भी लड़की को देखकर भावुक हो जाती हैं। अर्जुन ने दोनों को उस जज्बाती माहौल से बाहर निकालने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में कहा, यह मेरे दादाजी हैं। अर्जुन ने बैठे हुए दादाजी की तरफ इशारा किया, जो कब से चुपचाप उनकी तरफ देख रहे थे। नंदिनी उठकर दादाजी के पास गई और सिर झुकाकर उनके पैर छुए। कुछ देर बुआ के पास बैठकर बातें की। तभी अर्जुन ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, नंदिनी, आ जाओ, अब काफी देर हो गई है, घर चलते हैं। बुआ के साथ बैठकर बातें करते हुए उसे समय का पता ही नहीं चला था। उनकी नरम नरम सी प्यार भरी बातें नंदिनी के दिल में उतरती जा रही थीं। न जाने कैसी अजीब सी खींच थी कि नंदिनी का दिल कर रहा था कि वह बुआ के गले से लगी रहे और कभी यहाँ से उठकर ना जाए, मगर वह बुआ के सामने कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अर्जुन ने उन्हें अपने कोर्ट मैरिज के बारे में नहीं बताया था, सिर्फ शादी का इरादा जाहिर किया था। वो चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल आई, मगर फिर उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना हमेशा के लिए यहीं रह जाए। पापा उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, वो कभी घर से बाहर ही नहीं जाएगी, और अगर गई भी तो उसका अर्जुन से विवाह हो चुका है। पापा कोई कानूनी कार्यवाही भी नहीं कर सकेंगे। वो अपनी जिंदगी के सारे मकसद पल भर में ही भुला चुकी थी। बस यही चाहती थी कि अर्जुन की बुआ के पास रह जाए। इस बारे में जब नंदिनी ने अर्जुन से बात की तो उसने बहुत खूबसूरती से बात को टाल दिया, और नंदिनी जो यहाँ रहने की जिद करने वाली थी, खुद ही जल्दी से उसे घर चलने को कहने लगी, जिस पर अर्जुन ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया, चुपचाप स्कूल के बाहर छोड़ दिया, जहां से कुछ समय बाद ड्राइवर नंदिनी को लेने आ गया और वह अपने घर चली गई। अपने ऑफिस में आकर नंदिनी के बारे में सोचते हुए न जाने कितनी देर तक अर्जुन मुस्कुराता रहा। फिर उसकी मुस्कान एकदम से गंभीरता में बदल गई। अब उसे गंभीरता के साथ उन तमाम बातों पर ध्यान देना था जो नंदिनी उसे बताकर गई थी, और यह देखना था कि केस में कौन कौन सी बातें छुपी हुई हैं। नंदिनी उन्हीं बातों को लेकर परेशान थी। वो अब अपनी बुआ को और तकलीफ नहीं देना चाहता था। ना चाहते हुए भी अर्जुन का दिमाग श्रद्धा के अतीत में जाकर अटक गया। श्रद्धा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जब उन्हें एक गरीब से लड़के से प्रेम हो गया था। उस लड़के का नाम चेतन सिंह था। सादे कपड़े पहनता था, जूते भी आम से होते थे, मगर उसकी खूबसूरती आम नहीं थी। वो बहुत खूबसूरत था, जैसे किसी राज्य का राजकुमार हो। श्रद्धा उसके चेहरे और उसकी मासूमियत पर अपना दिल हार बैठी।
भले ही उस लड़के के हुलिये से गरीबी झलकती थी, मगर श्रद्धा को वह हर हाल में कबूल था। जब श्रद्धा ने चेतन से अपने प्यार का इजहार किया, तो शुरू में तो उसने इस बात को टालने की कोशिश की थी, मगर श्रद्धा की लगातार चाहत और लगन के आगे उसे झुकना पड़ा। श्रद्धा खुद भी बहुत सुंदर, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। उसकी लगन और सच्चाई देखकर चेतन भी उनसे प्यार करने लगा, मगर उसे अपने हालातों को लेकर हिचकिचाहट थी। वो बहुत गरीब था, जबकि श्रद्धा एक अच्छे खासे संपन्न परिवार से थी। चेतन ने श्रद्धा को साफ साफ बताया था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। वह बिल्कुल अकेला है। वह दो दो पार्ट टाइम नौकरियां करके अपनी पढ़ाई और अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। वह पढ़ाई में होशियार था और ऊंची शिक्षा प्राप्त कर रहा था। जब पढ़ाई पूरी होगी तो एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी और उसका जीवन स्तर एकदम से सुधर जाएगा। मगर वह श्रद्धा को आज की तारीख में एक शानदार जीवन नहीं दे सकता था। उसने यह सब कुछ श्रद्धा के सामने स्पष्ट रूप से रख दिया था, जिस पर श्रद्धा को कोई भी आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा था कि वह हर हाल में चेतन सिंह के साथ जीवन बिता सकती हैं। और जब श्रद्धा ने अपने पिता को चेतन सिंह के बारे में अपनी पसंद का बताया, तो राघव जी एकदम से भड़क उठे थे। उन्होंने श्रद्धा का रिश्ता किसी ऊंचे और प्रतिष्ठित परिवार में करने का मन बना रखा था। उनके कई दोस्त अपने बेटों के लिए श्रद्धा का रिश्ता मांग रहे थे, और फिर उन्होंने अपने एक दोस्त के घर रिश्ता तय करने का लगभग सोच भी लिया था। श्रद्धा ने अपने पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर वह किसी भी तरह नहीं माने। तो फिर श्रद्धा ने चेतन सिंह के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और उनके घर चली गईं। यूनिवर्सिटी से भी राघव जी चेतन सिंह के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं निकाल सके। उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। वो अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान रहने लगे, मगर इसका जिक्र किसी से नहीं कर सकते थे। इसीलिए अपने जानने वालों और रिश्तेदारों में यह बात फैला दी कि उनकी बेटी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई है, और खुद गुप्त रूप से अपनी बेटी की तलाश में जुट गए। 3 साल बाद उनकी यह तलाश पूरी हुई थी, मगर श्रद्धा जिस हाल में उन्हें मिली थी, उसे देखकर उनकी आत्मा तक कांप उठी थी। वो श्रद्धा को बचाकर अपने घर ले आए, और फिर उसके बाद कभी भी उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया। राघव जी ने श्रद्धा से कई बार बहुत आग्रह किया कि वह कोई दूसरा विवाह कर ले, मगर वह किसी भी सूरत में राजी नहीं हुई थी। उसके होठों पर बस अपनी बेटी सिया का नाम रहता था। चेतन सिंह को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, मगर वे कहीं नहीं मिले। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और श्रद्धा की जिंदगी के इस किस्से पर धूल जमती चली गई, मगर वह हमेशा के लिए चेतन सिंह के साथ बिताए गए उन 3 सालों में बंद होकर रह गई थी। असल में चेतन सिंह किसी गरीब परिवार से नहीं था, बल्कि एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य घराने से था। उनका परिवार शहर के चंद गिने चुने सम्मानित घरानों में से एक था, मगर उन्हें अपनी अलग पहचान बनाने का जुनून था। वह खानदानी दौलत के सहारे अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि अपने दम पर दुनिया में अपना मुकाम हासिल करना चाहते थे। इसी बात पर उनका अपने पिता से काफी मतभेद हुआ था। जब यह टकराव हद से बढ़ने लगा, तो वह बिना बताए घर छोड़कर दूसरे शहर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने चले गए। साथ ही साथ पार्ट टाइम नौकरियां करके अपना खर्च चलाने लगे। इसी दौरान उन्हें श्रद्धा से प्रेम हो गया। अपनी उसी गुमनाम सी जिंदगी में उन्होंने श्रद्धा को भी शामिल कर लिया था। शादी के 1.5 साल बाद उनकी जिंदगी में सिया आई, तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्रद्धा ने भी अपने माता पिता और घर को हमेशा के लिए चेतन सिंह के लिए छोड़ दिया था, जबकि चेतन ने अपना नाम कमाने के लिए घर बार, अपने माता पिता, सब कुछ छोड़ दिया था। मगर दोनों में यह फर्क था कि श्रद्धा के बारे में चेतन सिंह सब कुछ जानते थे, जबकि चेतन ने अपनी सच्चाई कभी भी श्रद्धा को नहीं बताई थी। चेतन सिंह के पिता उन्हें ढूंढते रहे, और फिर एक दिन उन्हें चेतन की खबर लग ही गई। वे उसके घर पहुंचे। उन्हें सारी जानकारी मिल चुकी थी कि उसने एक लड़की से विवाह कर लिया है और उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने गुस्से में आकर घर को आग लगवा दी और अपनी पोती सिया को वहां से बचा लिया। चेतन सिंह जब अपने घर लौटे, तो सब राख में बदल चुका था। उन्हें यह बताया गया कि उनकी पत्नी आग में जलकर मर गई है, जबकि उनकी बेटी पड़ोसियों के पास थी, इसलिए उनकी बेटी बच चुकी है। यह कहानी भी चेतन के पिता ने ही गढ़ी थी, और जिन पड़ोसियों को सिया को सौंपा गया था, उन्हें इसके बदले अच्छा खासा पैसा भी दिया गया था। चेतन सिंह के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वह इन सब बातों की तह तक जा पाते। तकलीफ भरे दिन गुजरने लगे थे, जब एक दिन उनके पिता खुद उनसे मिलने आए। उन्होंने चेतन के सामने यह जाहिर किया कि वे पहली बार उसके पते पर पहुंचे हैं। इस तरह टूटे हुए चेतन सिंह को उनके पिता अपने साथ हवेली ले आए। सिया भी उनके साथ थी। अब वह भी हवेली में रहने लगी थी। श्रद्धा की मौत के बदले
चेतन सिंह उनके पिता को वापस मिल गए थे। उन्हें अपने बेटे की तकलीफ बहुत भारी लगी थी, मगर वे यह सोचकर सब्र कर गए कि अगर श्रद्धा जिंदा रहती और चेतन सिंह की जिंदगी में बनी रहती तो चेतन कभी भी वापस हवेली ना आते। श्रद्धा उस घर में जलकर नहीं मरी थी, बल्कि उसी दिन उनके पिता राघव जी भी अपनी बेटी की याद में तड़पते हुए उस जगह पर पहुंच गए थे। जब जलते हुए घर में घुसने की कोशिश हो रही थी, तभी उन्होंने श्रद्धा को उठा लिया था और बहुत समझाने बुझाने के बाद अपने साथ ले गए। जब श्रद्धा कुछ दिन बाद फिर से उस जगह पर वापस गई तो उन्हें यही बताया गया कि उनकी बेटी और पति जिंदा हैं। श्रद्धा ने चेतन सिंह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें चेतन कहीं नहीं मिले। उनके पास ना चेतन की असली पहचान थी और ना ही उनके परिवार का कोई पता जिससे वह उन्हें खोज पाती। इसीलिए वह रोकर चुप हो गई और इसी उम्मीद में दिन काटने लगी कि शायद किसी दिन चेतन वापस लौट आए और उन्हें उनकी बेटी लौटा दें और खुद भी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस हादसे को अभी 4 महीने भी नहीं गुजरे थे कि राघव जी जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहे थे। उनका ड्राइवर धनंजय गाड़ी चला रहा था। उस वक्त उनकी पत्नी और उनका बच्चा अर्जुन भी धनंजय के साथ था, क्योंकि धनंजय अपनी पत्नी को उसके माँ के घर छोड़ना चाहते थे, जो कि रास्ते में ही पड़ता था। लेकिन उससे पहले ही गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। भगवान की करनी कुछ ऐसी हुई थी कि एक्सीडेंट में राघव जी और नन्हा अर्जुन बच गए थे। धनंजय और उनकी पत्नी मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। राघव जी ने नन्हे अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया और उसे अपनी बेटी श्रद्धा की गोद में डाल दिया। अब उनके ड्राइवर का इकलौता बेटा अर्जुन श्रद्धा की सारी ममता और प्यार का केंद्र बन गया। श्रद्धा उसे ही अपनी ममता की प्यास की भावना भरने लगी। उन्हें अपनी बेटी सिया की बहुत याद आती थी, मगर वह उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाई थी। फिर यह जिम्मेदारी उन्होंने अर्जुन को सौंप दी, जो अब जवान हो रहा था। श्रद्धा जी हमेशा धनंजय को भाई के जैसा मानती थीं और उसकी औलाद को अपनी सगी औलाद की तरह पाला था। अर्जुन ने भी वादा किया था कि वह अपनी बुआ को उनकी बेटी से जरूर मिलवाएगा। वह अभी अपनी तलाश में ही था कि एक दिन नंदिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अर्जुन शायद नंदिनी को कभी न पहचान पाता अगर उसके पास श्रद्धा जी की वही अंगूठी न देखता और उसके नए नक्श भी श्रद्धा जी से न मिलते। उसे फौरन सारा मामला समझ आ गया था, मगर वह नहीं जानता था कि अपनी इस खोज के दौरान कोई रुकावट आए। दिल्ली के मेहता वालों को पता लगता तो वह कभी भी उसे उसकी माँ से मिलने नहीं देते, और इसीलिए अर्जुन ने एक पक्का काम किया था कि उसे अपने नाम कर लिया था। उसे श्रद्धा जी के पास आने से कोई अब रोक नहीं सकता था। अर्जुन को अपनी तलाश के दौरान यह बात भी पता लग चुकी थी कि श्रद्धा जी के घर में आग लगाई गई थी। वो न सिर्फ श्रद्धा की बेटी को पाना चाहता था, बल्कि उस शख्स को भी ढूंढना चाहता था जिसने उनका घर जलवाया था। नंदिनी को उसके घर की पुरानी नौकरानी ने यह बात बता दी थी कि उसकी माँ को उसके दादा ने जान से मारा था, और शायद इस साजिश में उसके पापा भी शामिल थे। जब चेतन सिंह के घर में आग लगी थी, तब यह नौकरानी चेतन के पिता के साथ वहीं थी और सिया को आग से निकालकर अपने साथ यही लाई थी, जो अब नंदिनी बन चुकी थी। उसे अपने गुनाह पर अब बेहद पछतावा था। उसने नंदिनी को वो अंगूठी भी दे दी जो उसकी माँ की थी और श्रद्धा के घर से उठाई गई थी। वह अंगूठी दरअसल राघव जी के परिवार की पारिवारिक निशानी थी। अर्जुन ने राघव जी की फैमिली का पुराना एल्बम देखा था, जिसमें राघव जी की पत्नी भी वैसे ही अंगूठी पहने हुए थी। इसके अलावा एक तस्वीर श्रद्धा जी की भी थी, जो शायद यूनिवर्सिटी टाइम की थी। उस वक्त श्रद्धा जी की उंगली में भी वही अंगूठी थी। अपराध बोध में जड़ रही नौकरानी को अब चैन नहीं था, इसलिए उसने नंदिनी को ना सिर्फ सच्चाई बता दी, बल्कि उसकी माँ की अंगूठी भी लौटा दी थी। अपनी माँ की दर्दनाक मौत की कहानी सुनकर नंदिनी तड़प उठी थी और इसीलिए वह अर्जुन के पास आई थी, ताकि उसकी माँ के केस की जांच हो सके और उसकी माँ के हत्यारों को सजा मिले। नंदिनी अपनी मरी हुई माँ के लिए इंसाफ चाहती थी और इसी वजह से उसने अर्जुन से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी तक दांव पर लगा दी। चेतन सिंह को नंदिनी से बहुत प्यार था, लेकिन नंदिनी उन्हें उतना ही डरती थी, क्योंकि वापस आने के बाद वह बेहद कठोर हो चुके थे और जैसे उनके पिता उन्हें बनाना चाहते थे, वह वैसे ही बन चुके थे। अर्जुन ने केस की सारी फाइलें निकलवा ली थीं और एक एक चीज की तह तक जाकर जांच करने लगा। जब उसने नंदिनी का पूरा बायोडाटा निकलवाया तो चेतन सिंह की तस्वीर उसके सामने आ गई और साथ ही उनके पारिवारिक संबंधों और असली पहचान का भी पता चल गया। अर्जुन का खून खौल उठा था। उन्होंने अपनी चंद दिनों की ऐश और आराम के लिए श्रद्धा जी की पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया था। वो चेतन सिंह को सख्त से सख्त सजा देना चाहता था, मगर सच्चाई से वह भी अनजान था। अगले दिन वह नंदिनी के स्कूल के बाहर मौजूद था और जैसे ही ड्राइवर नंदिनी को स्कूल के गेट पर उतार कर गया,
उसने फौरन नंदिनी को अपने पास बुलवाया और अपने साथ अपने घर ले गया। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? रास्ते में नंदिनी ने पूछा। जहाँ तुम्हारी असली जगह है। इस वक्त अर्जुन के चेहरे पर एक सख्ती छाई हुई थी। आज वह सारी सच्चाई सामने लाकर रख देना चाहता था, क्योंकि केस का एक एक सिरा अब उसके हाथ में था। गाड़ी रोकते ही उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतारा और सीधा उसे लेकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। सामने हॉल में सोफे पर श्रद्धा जी बैठी हुई थीं। उसने नंदिनी को श्रद्धा जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। यह आपकी बेटी है और मैंने आपके पति को भी ढूंढ लिया है, मगर अब उन्हें सजा दिलवाना बाकी है। उन्होंने आपसे झूठ बोला था। वह एक अमीर और बहुत ही प्रभावशाली खानदान के बेटे थे। उन्होंने आपके अस्तित्व के साथ खेला और फिर आपको तन्हा छोड़ दिया। तड़पने के लिए मैं आपके पुराने केस को फिर से खुलवाऊंगा और उस इंसान से हर जर्रे का हिसाब लूंगा जिसने आपको इतने साल तकलीफ में रखा। अर्जुन ये सब कह रहा था तो नंदिनी मुंह खोले उसकी ओर देख रही थी। नहीं, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। उन्होंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। वो तो खुद भी बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते थे। उसने अपने पिता का बचाव करना चाहा तो अर्जुन ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे पापा कैसे हैं और कैसे नहीं, यह तो मैं साबित कर ही दूंगा। लेकिन अब तुम आज से यहीं इसी घर में रहोगी। मेरी पत्नी की हैसियत से, जिस तरह मेरी बुआ तुम्हारे लिए इतने साल तक तड़पी है, तुम्हारा बाप भी अब वैसे ही तड़पेगा। और अभी तो उसे अदालतों के चक्कर भी लगाने हैं। तुम देखती जाओ मैं कैसे श्रद्धा बुआ का बदला लेता हूं उससे। इतना कहकर वह गुस्से में चला गया, जबकि श्रद्धा जी ने नंदिनी को सीने से लगाकर उसे बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया। आज पूरे 16 साल के बाद उनकी बेटी उनके सामने खड़ी थी। आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे। श्रद्धा जी को यूं रोते देखकर नंदिनी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसे रोता देखकर श्रद्धा जी उसे ढांढस बंधाने लगीं। नंदिनी जिस तरह अपनी मां के लिए सारी जिंदगी तड़पती रही थी, अब अपने पिता के लिए भी तड़प रही थी। अर्जुन का ध्यान अब पूरी तरह से केस पर था। चेतन सिंह पर केस बहुत मजबूत था। उनके पिता तो अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर चेतन अपने पिता के की सजा भुगत रहे थे। अदालत में जब उनका सामना श्रद्धा से हुआ तो हार की भावना के साथ वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। हाथ जोड़ते हुए श्रद्धा जी से माफी मांगने लगे। मुझे लगा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, इसीलिए मैं अपने बाप के साथ चला गया। मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। अगर मुझे पता होता तो मैं पाताल से भी तुम्हें ढूंढ निकालता। मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हें अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। अगर बता देता तो शायद तुम वहां तक पहुंच जाती और हम इतने साल तक दूर नहीं रहते। चेतन सिंह जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रहे थे। अर्जुन सन खड़ा उन्हें देख रहा था। उनके हर शब्द में सच्चाई थी। नंदिनी भी कोर्ट के कोने में बैठी चेहरा छुपाकर रो रही थी। इससे पहले कि श्रद्धा चेतन सिंह तक पहुंचती, नंदिनी पलक झपकते ही अपने पिता के पास पहुंची और उनके गले लगकर रोने लगी। पापा, मुझे माफ कर दें। मैं भी आपको गुनहगार समझती थी, मगर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मुझे सभी एक नौकरानी ने बताया था। उसी ने आपका नाम भी लिया था। ये सुनकर चेतन चौंक गए और नंदिनी से पूछने लगे, नौकरानी ने क्या बताया तुम्हें? तब नंदिनी ने अपने पिता को बताया कि कैसे उसके दादा ने उनके घर में आग लगवाई थी और वही नौकरानी भी इस साजिश में शामिल थी। चेतन सिंह बीते वक्त पर अब बुरी तरह पछता रहे थे, जबकि श्रद्धा एक ओर बैठी लगातार आंसू बहा रही थी। तभी नंदिनी ने अपने पिता का हाथ थामते हुए उन्हें उठाया और अपनी मां का हाथ पकड़कर अदालत से बाहर निकल आई। दोनों को गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को घर ले जाने को कहा, जबकि अर्जुन केस की बाकी औपचारिकताएं पूरी करने में लग चुका था। यहाँ तो वह केस लड़ भी नहीं पाया था। केस डिसमिस करवाकर जब वह घर पहुंचा तो अपने घर वालों के चेहरे हंसते मुस्कुराते नजर आए। नंदिनी श्रद्धा और चेतन जी को उनके घर छोड़ आई थी ताकि वे दोनों एक दूसरे से दिल की बातें कर सकें, और खुद अर्जुन के घर आ गई थी। भले ही उसकी अभी तक विधिवत विदाई नहीं हुई थी, मगर वह अपने माता पिता को अकेले अकेले में एक दूसरे के करीब आने का अवसर देना चाहती थी। यही बात जब उसने अर्जुन को बताई तो अर्जुन ने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ थाम लिए और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, अंकल आंटी को तो एक दूसरे से दिल की बात करने का मौका दे आई हो, मगर मुझे यह मौका कब मिलेगा? नंदिनी ने शर्माई हुई नजरों से उसकी ओर देखा था। वो थोड़ा घबरा गई थी और अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर अर्जुन ने उसके हाथ मजबूती से थाम रखे थे। मैं भी कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था कि तुम्हें अपना दिल खोल कर दिखा सकूं। मानता हूं उम्र में तुमसे काफी बड़ा हूं, लेकिन वादा करता हूं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन फिलहाल अभी नहीं। दादाजी को लेकर मैं लंदन जा रहा हूं। डॉक्टर ने उन्हें 1 साल का कोर्स बताया है। दादाजी का पूरा इलाज कराकर मैं वापस आऊंगा
और तब तुम्हें पूरे तरीके से अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आऊंगा। और उम्मीद करता हूँ तब तक तुम अच्छे से समझ जाओगी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। सिर्फ छूने से बच्चा नहीं होता, उसके लिए बहुत कुछ और। नंदिनी ने शर्माकर उसके होठों पर उंगली रख दी थी। आप बहुत गंदे हैं। आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे शर्म आती है। शर्म से लाल चेहरा लिए वह खड़ी हो गई थी। अब मुझसे शर्माओगी? मैं तो तुम्हारा पति हूं ना। कहते हुए अर्जुन ने नंदिनी के चारों ओर अपनी बाहों का घेरा बना लिया था। नंदिनी ने भी शर्माते हुए अपना सिर उसके सीने पर रख दिया था। अर्जुन नंदिनी को श्रद्धा जी और चेतन जी के पास छोड़कर राघव जी को लेकर लंदन चला गया था और जाते हुए नंदिनी से वादा करके गया था कि मैं रोज तुम्हें वीडियो कॉल किया करूंगा। पहली बार नंदिनी की आंखों में नमी चमकने लगी थी। अर्जुन के जाने से वह उदास थी। उसका मन कर रहा था अर्जुन के सीने से लिपट कर उसे रोक ले, उससे कहे, मत जाओ मुझे छोड़कर। अब तुम्हारे बिना जीने का ख्याल भी मुझे उदास कर देता है। लेकिन कह ना सकी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लगता था कि अभी इतनी जल्दी इस रिश्ते की शुरुआत करना ठीक नहीं था। अभी तो उसे पढ़ना था, जिंदगी में आगे बढ़ना था, अपने पैरों पर खड़ा होना था, माँ बाप का प्यार हासिल करना था, जिसके लिए वह बचपन से तरस रही थी। आंखों की नमी छुपाते हुए उसने अर्जुन को विदा किया था और फिर अर्जुन के जाने के बाद अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई थी। दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। 12वीं क्लास उसने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था और फिर उसने आगे एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अर्जुन का भी इंतजार करती थी। शुरू शुरू में अर्जुन ने उसे रोज वीडियो कॉल की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके कॉल्स आना बंद हो गए थे और वह समझ ना सकी कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे अर्जुन को गए। अब पूरे 3 साल बीत चुके थे और नंदिनी पूरे 21 साल की हो चुकी थी। अर्जुन शायद उसे भूल चुका था। दादाजी से उसकी बात होती थी। उन्होंने ही बताया था कि अर्जुन यहीं पर एक केस के चक्कर में बुरी तरह उलझ चुका है। इसे फाइनल करने के बाद ही वह भारत वापस आएगा। और वह अपने आंसू पीकर रह गई थी। और फिर एक दिन वह वापस आ गया। वो सीधा नंदिनी के कमरे में आया था। नंदिनी, जिसे सोए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि कमरे में किसी की आहट महसूस करके एकदम उठकर बैठी थी। सामने खड़े अर्जुन को देखकर उसने अपनी आंखें झपकीं। फिर एक गहरा सांस लेते हुए अपना सर पीछे तकिए पर गिरा दिया। क्यों मुझे तंग करते हो? जब हकीकत में नहीं आ सकते तो सपनों में आकर परेशान करने का क्या फायदा है? वो सिसक उठी थी और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में खींच लिया हो। वो नंदिनी के करीब बैठते हुए उसके आंसू पोंछने लगा। मैं आ गया हूं नंदिनी, सच में आ गया हूं। ये कहते हुए अर्जुन ने उसकी आंखों के बहते आंसू अपने हाथों से साफ कर दिए थे। अर्जुन के हाथों की छुन का एहसास नंदिनी को हकीकत में खींच लाया था। वो सच में उसके सामने था और वह बेतहाशा उससे लिपट कर रो पड़ी। आप बहुत बुरे हैं, इतना समय लगा दिया वापस आने में। मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए किया नंदिनी। मैं तुम्हारा बचपना, तुम्हारी मासूमियत तुमसे छीनना नहीं चाहता था। तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब दिल को और समझाना मेरे बस की बात नहीं थी। और बस मैं चला आया अपनी जान के पास। लेकिन फोन करना बंद क्यों कर दिए थे? इसलिए कि कहीं तुम्हारे मुंह में फंसकर मैं वापस ना आ जाऊं। ये कहकर उसने अपने गर्म होंठ नंदिनी के माथे पर रख दिए थे और नंदिनी उसके छुअन से अंदर तक जी उठी थी और उसकी बाहों में सिमट गई। मैंने आंटी जी से बात कर ली है। कल ही हमारी विदाई होगी। अब बस जुदाई के जो भी पल थे वह गुजर चुके हैं, हमारी जिंदगी से खत्म होने वाले हैं। ये कहकर वह हल्के से उसके गर्म होठों को छू गया था और नंदिनी ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली थीं। उसका जी चाह रहा था यह पल कभी खत्म ना हो। वो हमेशा यूं ही अर्जुन की बाहों में बैठी रहे। उसकी आंखों के बहते आंसू अपनी उंगलियों से अर्जुन ने साफ कर दिए थे और दोबारा से उसके नरम होठों पर एक शिद्दत से लिपट गया था। 3 सालों से खुद को संभाल कर रखा हुआ था। अब अपने सामने नंदिनी को देखकर वह खुद पर काबू नहीं कर पाया था। वह बुरी तरह उसकी सांसों को पीने लगा। जब नंदिनी ने उसके सीने पर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से मुक्के मारना शुरू कर दिए थे और वो गहरी गहरी सांसें लेता हुआ उसे उससे दूर हुआ था। क्या हुआ? इतना पैनिक क्यों हो रही हो? बिलीव मी, किस करने से बच्चा नहीं होगा यार। वो हंसते हुए बोला था और नंदिनी ने शर्मा कर उसके सीने में सर छुपा लिया था। मुझे पता है बच्ची नहीं हूं मैं। और अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा था। तुम बड़ी हो जाओ, इसीलिए तो तुम्हें इतना टाइम दिया था। आई होप अब तुम सब कुछ समझ चुकी हो और मुझे सुहागरात में किसी तरह की कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और नंदिनी शर्म से लाल हुई थी। बहुत ही धूमधाम से नंदिनी और अर्जुन की शादी हुई थी। श्रद्धा जी और चेतन जी ने अपने सारे अरमान पूरे किए थे। राघव जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दोनों एक दूसरे को पाकर जैसे पूरे हो चुके थे।
सदियों की प्यास जो एक दूसरे की संगत में ही बुझनी थी। अर्जुन नंदिनी का हाथ थामे अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था और दुल्हन बनी नंदिनी अपने दिल की धड़कनों को संभालते हुए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की ओर कदम